जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ई व्याख्यानमाला में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है कि भारतीय सेना ने पिछले 72 आवर्स के अंदर 10 से ज़्यादा दहशतवादियों को मारा है। इसके सिवाय आपको याद है कि ड्रोन का हमला भी जम्मू के ऊपर हो गया था। तो इन दो विषय के ऊपर हम बात करेंगे। इसके सिवाय कुछ और जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो इंटरप्ट हो गया था, तो एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि आज हमारा विषय है कि पिछले 72 आवर्स के अंदर जो भारतीय सेना ने कश्मीर के अंदर 10 दहशतवादियों को मारा है, जिसमें हमारा एक शूर जवान हवलदार काशी जो 44 राष्ट्रीय राइफल्स का है उसने अपने प्राण दिए हैं। तो सबसे पहले हम हमारी इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं हवलदार काशी को सैल्यूट करते हुए, जिसने 10 दहशतवादियों को मारते समय अपने प्राण का बलिदान दिया है। इसमें यह पता होना चाहिए कि 5 दहशतवादी ये 2 जुलाई को मारे गए थे, 3 दहशतवादी ये 29 जून को मारे गए थे और 3 दहशतवादी और बीच में मारे गए थे। और इसकी कीमत हवलदार काशी जो हमारे सेना के 44 राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर है। तो अभी हम उसके बारे में तो बात करेंगे ही। इसके सिवाय जो ड्रोन का हमला हुआ था उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज इसके सिवाय मैं कुछ और मुद्दों को उठाने वाला हूं जो पिछले कुछ दिनों में सामने आया है। सबसे पहले चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं और इन्होंने हमारी जो मीडिया है, इंग्लिश मीडिया, उसको खरीदा हुआ है। तो एक हिंदू नाम का न्यूज़पेपर है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के लिए एक पूरा सप्लीमेंट निकाला था। क्या ये इस प्रकार की सप्लीमेंट जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके बारे में निकालते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसलिए कि चाइना ने उनको खरीदा हुआ है, वो चाइना के ऊपर तो इसके बारे में ये इस प्रकार की सप्लीमेंट जो है वो निकालते ही है। इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय एक राजीव नाम का एक चाइनीज स्पाई पकड़ा गया जो चीन को हमारी गुप्तहेर जो खबर है वो बेच रहा था और अभी उसके खिलाफ जो इंक्वायरी है ये शुरू है। इसके सिवाय आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर इंडिया जो खुद को बहुत बड़े समझते थे, उनका हमारे देश के साथ एक झगड़ा शुरू है। वो बोलते हैं कि जो भी हम चाहे उसे हम पब्लिश करेंगे, जो चाहे उसे हम ब्लॉक करेंगे। यानी कि हमारे जो देश के कानून है वो इन कानून को ये करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। मी तुझ्याशी नंतर बोलतो। जो हमारे देश के जो कानून है, इन कानून के साथ कानून के मुताबिक वो बात करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो अभी चल रही है और अभी शायद वो रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, गूगल है, फेसबुक है, वो हमारे देश में काम करते हैं। तो हमारे देश के जो कानून हमारे न्यूज़पेपर्स को लागू होते हैं, हमारे टीवी चैनल्स को लागू होते हैं, वही उन्हें लागू होंगे जिसके लिए वो बना कर रहे थे। लेकिन अभी शायद उसमें उन्हें काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, तो शायद वो लाइन पे आएंगे। और याद रखना कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो अमेरिका में स्थित है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे पुराने डोनाल्ड ट्रंप, इनको इसने ब्लॉक करके रखा था। इसलिए वो सोचते थे कि हम बहुत ही ताकतवान हैं, हम जो चाहे उसे ब्लॉक करेंगे। लेकिन ये हमारे कानून के मुताबिक नहीं है। शायद वो अभी सबक सीख जाएंगे।
बाकी के जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक और गूगल वगैरह, इन्होंने तो हमारे जो देश के कानून है इसे मान्य किया है और उसके मुताबिक जो उनका एक रिपोर्ट मंथली उन्हें देना पड़ता है वो भी उन्होंने देना शुरू कर दिया है। इसके सिवाय न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का एक बड़ा न्यूज़पेपर है, इसमें एक एडवर्टीजमेंट आई थी। वो कुछ नए लोगों को, नए वार्ताहरों को, नए रिपोर्टर्स को रिक्रूट करना चाहते हैं। वो तो सही बात है, आप रिपोर्टर्स को रिक्रूट कर सकते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ बातचीत करेगा या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ बातचीत करेगा, इस प्रकार के उनको रिपोर्टर्स चाहिए। तो देखिए किस प्रकार की कार्रवाई ये करते हैं। खुद को फ्री मीडिया मानते हैं, लेकिन वो हमारे देश के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं आप देख सकते हैं। यानी कि उनको कुछ ऐसे एंटी इंडिया रिपोर्टर्स चाहिए कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखेंगे लेकिन हमारे देश के खिलाफ। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो वैक्सीन फ्रंट के ऊपर है। आज हमारे देश में अगर आपने फिगर्स देखी होगी तो वैक्सीन यानी कि जो कोरोना वायरस है इसके अंदर उन्होंने कम से कम हमारे देश ने अभी तक 25% ऑफ पॉपुलेशन को कवर किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और शायद हमारी 100% पॉपुलेशन जिसे वैक्सीन देना चाहिए वो अगले कुछ महीने में ज़रूर कवर हो जाएगी। तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड है। उसी के तुलना में जिन देशों ने चाइना का वैक्सीन लिया था वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। वो पाकिस्तान है, वो नॉर्थ कोरिया है, वो कुछ अफ्रीका के देश है जहाँ पे इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी जो वैक्सीन है ये काफ़ी अच्छी सामने आई है इतर वैक्सीन के तुलना में। और यहाँ पे मैं एक वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर एक और बातचीत आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो वैक्सीन है, यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के देशों का एक संगठन है, उन्होंने बोला था इसलिए कि उस वैक्सीन की ट्रायल यूरोप में नहीं हुई है, वो हमारे जो लोग वैक्सीन लेके यूरोप में जाते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमने फिर उनको बोला कि फिर जो वैक्सीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ट्रायल हमारे देश में नहीं हुई है तो हम उनको ब्लॉक करेंगे। तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन को अकल आ गई और 10 देशों ने अभी बोला है कि इंडियन वैक्सीन का सर्टिफिकेट होने के बाद उन्होंने वैक्सीन लिया है ये वो मानेंगे। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। अभी हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं। पिछले 3 दिन के अंदर 10 दहशतवादी मारे हैं। आपको पता है कि कश्मीर में ऑपरेशन किस प्रकार से होता है। जो इंटेलिजेंस होती है, गुप्तहेर खबर होती है कि इस घर में आतंकवादी छुपे हुए हैं, ये खबर आम तौर पे वहाँ की जो जनता है, जिनके महिला के ऊपर जिनके घर में अत्याचार होते हैं, वो पुलिस को देते हैं और पुलिस वो आर्मी को देती है। उसके बाद जो दहशतवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन होता है, ऑफेंसिव ऑपरेशन, वो इंडियन आर्मी करती है। उसके इस कॉलम के साथ एक ये भी होते हैं जिसे हम बोलेंगे CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनका काम होता है कि अगर कुछ वहाँ के यंग बच्चे अगर सेना के अभियान को रोकना चाहते हैं तो उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो CRPF करती है। तो ये कंबाइंड ऑपरेशन होता है। इंटेलिजेंस तो पुलिस या आम कश्मीरी जनता से मिलता है। जो सिविलियंस अगर पत्थर फेंकने के लिए आते हैं तो उसे कंट्रोल करने का काम CRPF करती है, लेकिन जो एक्चुअली लड़ने का काम है वो अर्थात सेना करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इसमें सेना की होती है। तो हवलदार काशी के बारे में हमने बात की थी, इसे हमने सैल्यूट करना चाहिए। इतना ही नहीं तो आपको पता है कि कश्मीर में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अभी सामने आना शुरू हो गई है। वहाँ पे इलेक्शंस हो गए थे, इसके ऊपर 3rd लेवल के ऊपर जो काफ़ी कामयाब रहे हुए हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ पे अभी टूरिस्ट ने भी थोड़े प्रमाण में जाना
शुरू किया है। तो इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान बिल्कुल अनहैप्पी है और वो वहाँ पे हिंसाचार को बढ़ाना चाहता है। और अभी भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन ऑल क्लियर नाम का ऑपरेशन शुरू किया है, वहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है उन दहशतवादियों की जो अभी तकरीबन 200 के आसपास दहशतवादी है जो वहाँ पे अभी भी कश्मीर वैली के अंदर छुपे हुए हैं। याद रखना चाहिए आपको कि दहशतवादी दो प्रकार के होते हैं, एक लोकल यानी कि जो कश्मीर वैली के होते हैं, और दूसरे फॉरेन यानी कि जो आते हैं पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, आईसिस वाले हैं, अल कायदा वाले हैं वगैरह। आजकल प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो फॉरेन टेररिस्ट है, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट है, उसमें अभी काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग, खास तो जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहते हैं, वो दहशतवादी बनने के लिए तैयार नहीं है। जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के रहते हैं वो भी इसके लिए तैयार नहीं है। जो वज़ीरिस्तान या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे रहते हैं वो भी दहशतवादी बनने के लिए तैयार नहीं है। तो काफ़ी सारा शॉर्टेज है पाकिस्तान को, और इसी के कारण आपको याद होगा कि हाफिज़ सईद जो लश्कर तोयबा का मुख्य है, और लश्कर तोयबा वो दहशतवादी संगठन है जो 26/11 के मुंबई हमले में शामिल थी, तो उसे अभी हाउस अरेस्ट में रखा है क्योंकि पाकिस्तान एक ड्रामा करना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस की एक संगठन है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये पाकिस्तान को अभी ब्लैकलिस्ट करने का अंदेशा है। इसलिए वो ये जो बड़े दहशतवादी है उन्हें अभी नज़र कैद में रखा हुआ है। लेकिन इसी समय वो चुपचाप से जो अपना काम है वो काम जरूर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI बिल्कुल हाफिज सईद और दहशतवादियों से बिल्कुल नाखुश है, बहुत अनहैप्पी है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हिंसाचार करना चाहिए कश्मीर के अंदर वो नहीं हो रहा है। वो हिंसाचार को साउथ ऑफ पीर पंजाल यानी कि जम्मू उधमपुर के एरिया में नहीं ले जा पा रहे हैं। इसके सिवाय लद्दाख में कोई हिंसाचार नहीं है। तो इसलिए उन्होंने हाफिज सईद के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि उन्होंने उसके घर के सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जो लाहौर में जो उसका घर है, और वहाँ पे 3 पाकिस्तानी ही मारे गए। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी क्रूअल है कि जो सबक सिखाने के लिए अपने खुद के लोगों को मारती है। तो हाफिज सईद अभी काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके सिवाय जो चीज़ें चल रही है वो है ड्रोन की मदद से दहशतवाद को फैलाना, जिसके अंदर जो ड्रोन का हमला जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हुआ था, इसके अंदर सिर्फ एक जो रूप ऊपर वाला जो टॉप था वो थोड़ा सा बर्बाद हो गया और बाकी कोई खास डैमेज नहीं हुआ, यानी कि वहाँ के हेलीकॉप्टर्स वगैरह को कोई डैमेज नहीं हुआ। तो बात यह है कि ये ड्रोन्स अंदर आए कैसे, तो उन्हें हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है इन्होंने कैसे नहीं देखा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहले तो ड्रोन होता क्या है। ड्रोन एक छोटा पायलटलेस विमान है जो रिमोट से फ्लाई करता है और उसे जॉयस्टिक या बाहर जो ज़मीन के ऊपर है वो उसे कंट्रोल करता है। ड्रोन की साइज़ छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। जो मिनी ड्रोन्स है जो बहुत छोटे होते हैं उन्हें रडार के ऊपर ढूंढना यह काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि रडार उनकी सिग्नेचर जो होती है वो काफ़ी कम होती है। इसीलिए रडार के ऊपर जो बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो हेलीकॉप्टर्स है, उन्हें तो ढूंढना आसान है, लेकिन जो मिनी ड्रोन है जो और उससे छोटे ड्रोन है उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसके सिवा ये ड्रोन बहुत नीचे से फ्लाई करते हैं, तो इसलिए रडार पे आना और मुश्किल है। आज हमारी देश की जो सीमा है तकरीबन 16,500 किलोमीटर ये लैंड बॉर्डर है। इतनी पूरी लैंड बॉर्डर के ऊपर हमारे रडार्स नहीं है। 7,600 किलोमीटर की हमारी कोस्टल बॉर्डर्स है, तो वहाँ पर भी हमारे इस प्रकार के रडार नहीं है। जो रडार्स होते हैं जो वल्नरेबल एरियाज या जो बड़े टारगेट्स होते हैं वहाँ पे ये लगाए जाते हैं, क्योंकि पूरी सीमा के ऊपर रडार लगाना ये बिल्कुल ही
कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए सवाल ये उठता है कि फिर इस रडार को कैसे ढूंढा जाए। आज रडार का इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन करेक्शन आज ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन किस प्रकार से कर रहा है। काफ़ी तरह से ड्रोन का इस्तेमाल चाइना जो है, चाइना इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, रेकी करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए, हमारी सेना के ऊपर आकाश से अपने एरिया से नज़र रखने के लिए, क्योंकि ड्रोन के ऊपर कैमरे होते हैं। इतना ही नहीं तो इसके सिवाय ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान सीमा के ऊपर भी हो रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को बहुत सारे ड्रोन्स दिए हैं, क्योंकि चाइना एक सुपर पावर है जब तक ड्रोन टेक्नोलॉजी का सवाल है, और ड्रोन की कीमत भी काफ़ी कम होती है, ऑपरेट करने के लिए ये काफ़ी आसान होते हैं। तो ये जो ड्रोन पाकिस्तान को दिए हैं, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है नंबर 1 AK-47 पंजाब में भेजने के लिए, ड्रग्स यानी कि अफू गांजा चरस इसे भेजने के लिए, फेक इंडियन करेंसी नोट्स इसे हमारे देश में भेजने के लिए, और काफ़ी बार इस प्रकार के ड्रोन हमारे देश में पकड़े गए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल एक शस्त्र पे करना ये पहली बार हुआ है। ये जो ड्रोन्स आए थे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर, इसके अंदर एक IED यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस रखा था, जिसे हमारे जो एयरफोर्स का स्टेशन का जो छत है, जो रूफ है, इसके ऊपर ड्रॉप किया गया, जिससे थोड़ा बहुत दीवार जो छत है, ये रूफ है, इसका नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस प्रकार की आम ड्रोन जो है, इसका इस्तेमाल अमेरिका बहुत ही करता है अफ़गानिस्तान के अंदर, और इन ड्रोन्स की जो रेंज तो वो बहुत ज़्यादा होती है। ड्रोन का रेंज होता है उसके शेप के ऊपर, उसकी पावर के ऊपर, उसकी कैपेसिटी के ऊपर, उसके कंट्रोल के ऊपर। वो शॉर्ट टेक ऑफ वाला ड्रोन भी होता है, शिप से भी उसको लिया जा सकता है, या छोटे ड्रोन्स को एक स्वॉर्म ड्रोन के तरफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये चाइना बड़ी तादाद में अभी पाकिस्तान को दे रहा है, और पाकिस्तान इसे जम्मू जैसे एरिया में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद काफ़ी बार हमारी जो सेना जम्मू में जो तैनात है, वहाँ पे वो अंदर ड्रोन्स आए थे हमारे कैंटोनमेंट के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन हमारी सेना ने फायर किया, जिससे वो भाग के चले गए। तो करना क्या चाहिए? एक तो जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो जब ड्रोन आते हैं तो इसके ऊपर फायर करके उसको बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो स्मॉल आर्म्स होते हैं, राइफल है, लाइट मशीन गन है, काफ़ी बार मीडियम मशीन गन जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट रोल में लगाई जाती है। तो इन सब का इस्तेमाल करके ड्रोन को हम गिरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी कौशल्य की ज़रूरत है, काफ़ी स्किल की ज़रूरत है। इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेना तो ये काम करती है, LOC के ऊपर काफ़ी बार ड्रोन जो गिराए गए हुए हैं, क्योंकि ड्रोन में पायलट तो होता नहीं है, इसलिए केवल ड्रोन का गिराने से ड्रोन गायब हो गया, इतना ही नुकसान पाकिस्तान का होता है। लेकिन फिर भी ड्रोन की कीमत 5 करोड़ 10 करोड़ इतनी बड़ी हो सकती है। तो स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करके उसको गिराना, ये हमारे पास इमीडिएट जो मीन्स है वो अवेलेबल है। इसके सिवाय हमारे जो बड़े आस्थापन है, वहाँ पे CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयड है, कहीं पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड है, जैसे कि CRPF वगैरह। तो इन्हें भी अपने शस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रोन को गिराने का ट्रेनिंग अभी दिया जा रहा है, और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, और जिस स्पॉट के ऊपर भी उनको रक्षा करने का काम दिया है, उसकी रक्षा वो ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे। तो ये बात हो गई ड्रोन की रक्षा के लिए। क्या ड्रोन से रक्षा करने के लिए कोई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है? हाँ, बिल्कुल अलग प्रकार के रडार्स भी है, ड्रोन कैचर्स भी है, जो नेट होता है वो नेट भी है, लेकिन दुर्दैव से इसकी जो कीमत है ये बहुत ज़्यादा है, और इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि इस प्रकार की यंत्रणा जो एंटी ड्रोन है
हम सब जगह के ऊपर उसे इस्तेमाल कर सके। तो इसीलिए इसका जो इमीडिएट सॉल्यूशन है वो यही है कि जैसे दहशतवाद के खिलाफ देश की आम जनता हमारी सुरक्षा एजेंसीज के कान और आँख होती है, इसी प्रकार से सुरक्षा दल का हर जवान ने कान और आँख बनना चाहिए और उसने जहाँ पर वो तैनात है, जिस एरिया में वो तैनात है, जिसका वो रक्षण कर रहा है, वहाँ पे अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन को गिराना, ये एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। दूसरा, आज हमारे पास बहुत सारे होशियार लोग हैं हमारे आईआईटीज के अंदर वगैरह, तो अनेक ऐसी प्राइवेट एजेंसीज है जो इसके ऊपर एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है, जिसे कम कीमत से हम इसे एंटी ड्रोन जो डिफेंसेस है वो तैयार कर सकते हैं। इसके सिवाय डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स नाम का प्रकार है, लेजर बीम जैसे प्रकार है। आपने स्टार वॉर्स जैसे मूवी देखी होगी जिसमें लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए शत्रु के एयरक्राफ्ट को गिराया जाता है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, लेकिन जो कॉस्टली टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज है, समझ लीजिए जैसे कि हमारे देश की कैपिटल दिल्ली है, तो वहाँ पे ये सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है, बाकी सब जगह पे इस्तेमाल होना आसान नहीं है। जब तक हमारी सेना का सवाल है उसकी हमने ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेना के जो अलग अलग टारगेट्स है, कैंटोनमेंट है, बड़े शस्त्र है, नेवी के बड़े हथियार, नेवी के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, बड़े शिप्स है, एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स के अलग अलग बेसिस है, तो वहाँ पे अपनी जो सेना है अपना खुद का रक्षण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उनके ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए, अर्थात इन्होंने अपनी ट्रेनिंग की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी करनी चाहिए कि फायर करके ड्रोन को गिराना उनको आना चाहिए। आपको शायद पता होगा कि 1971 वॉर के अंदर एक ग्रेनेडियर्स का जवान था अल्बर्ट इक्का, लांस नायक अल्बर्ट इक्का। इसने अपने एलएमजी का फायर करते हुए एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को गिराया था। यानी कि इस प्रकार की चीज़ इसके पहले हुई है, तो ये पॉसिबल है और इसलिए हमारी फौज अभी ट्रेनिंग और कर रही है और सभी हमारे जो लोग हैं इन्होंने इसके बारे में खबर जो है वो देनी चाहिए। लेकिन क्या ये इतना ही उपाय है? तो उसका शॉर्ट आंसर है नहीं। हमारे खुद का रक्षण करना ये हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हमें तकलीफ़ है इस प्रकार का हमारे रक्षा करना, तो वही तकलीफ़ पाकिस्तान को भी है, वही तकलीफ़ चाइना को भी है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को हम उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक ड्रोन की मदद से करके इशारा दे सकते हैं कि नहीं। तो मुझे आशा है कि आगे आने वाले दिनों में आप एयरफोर्स की तरफ आंख देखते रहेंगे और पाकिस्तान के ऊपर हम एक आक्रामक कार्रवाई करके उनको दिखाएंगे कि अगर आप हमारे ऊपर ड्रोन का इस्तेमाल करके हमें तंग कर रहे हैं, तो यही टेस्ट ऑफ मेडिसिन हम आपको भी दे सकते हैं। वो भी वल्नरेबल है, उनके एयरक्राफ्ट वल्नरेबल है, उनके शिप्स वल्नरेबल है, उनके जो कैंटोनमेंट्स है वो वल्नरेबल है, उनका आर्मी हेडक्वार्टर है वो वल्नरेबल है, उनके पॉलिटिकल लीडर्स है वो वल्नरेबल है, उनके दहशतवादी ट्रेनिंग कैंप है वो वल्नरेबल है। तो पाकिस्तान की जो कमज़ोरियाँ है अंदर देश के अंदर, उनके ऊपर हम ज़रूर हमला करके उनको सबक सिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, तो अगर चाइना ये दे रहा है पाकिस्तान को, तो इस प्रकार की ड्रोन टेक्नोलॉजी हम जो चाइना के जो दुश्मन हैं इनको दे सकते हैं क्या? शिनजियांग के अंदर हम उनके जो लोग हैं उनको मदद कर सकते हैं क्या? तिब्बत में हम ड्रोन्स दे सकते हैं क्या? इसके सिवाय जो चाइना के खिलाफ काफ़ी जगह पे आंदोलनें चलते हैं, तो यानी कि चाइना को भी एक सबक सिखाने की ज़रूरत है कि अगर आप पाकिस्तान को ड्रोन देंगे तो हम इसी प्रकार के ड्रोन की टेक्नोलॉजी को मदद करने के लिए ताइवान को मदद करेंगे, जापान के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसके सिवाय साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। आपकी जो शिप्स साउथ चाइना समुंदर के अंदर आके दादागिरी करती है, उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जो साउथ ईस्ट एशिया के देश, खास तो वियतनाम है, फिलीपींस है, इनको मदद करेंगे। यानी कि चाइना के भी बहुत सारे दुश्मन हैं,
पाकिस्तान के भी बहुत सारे दुश्मन हैं, तो हम इनके खिलाफ भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्योंकि खुद का रक्षण करना ये डिफ़िकल्ट होता है, तो हम ये इसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो हम चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो आपको चाइना को भी हमने देना चाहिए, पाकिस्तान को भी हमने देना चाहिए। अभी मैं अगले 2-3 मिनट में रुकने वाला हूँ। कुछ मुझे यहाँ पे सवाल नज़र आ रहे हैं, तो मैं उसमें से 2-3 सवाल देने की कोशिश करता हूँ। अतुल शिरोडकर जी लिख रहे हैं कि हमारा अगर एक सोल्जर मारा जाता है तो हमने पाकिस्तान या चाइना को बिल्कुल रिप्लाई करना चाहिए। अतुल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आज दुर्दैव यह है कि हमारे देश के अंदर चाइना के इतने ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। मैंने अभी नाम लिया था उस न्यूज़पेपर का जिसने चाइना के लिए पूरी सप्लीमेंट दी है। आज के पेपर में कुछ आर्टिकल्स चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पब्लिश हुए हैं। अतुल जी, आप उसे ज़रूर पढ़िए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी न्यूज़पेपर का, या नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी आदमी का जिसने किया है। ऐसे लगता है कि जिन्होंने ये लिखे हुए हैं वो चाइना के एजेंट्स हैं। क्या ये आदमी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में इस प्रकार से आर्टिकल लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो दुर्दैव हमारा यह है कि जैसे मैंने वो एक नाम बताया आपको कि जो चाइना के लिए हेलगिरी कर रहा था, पाकिस्तान के लिए पकड़े जाते हैं। तो आज हमारे देश के अंदर चाइना और पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं इनके ऊपर नज़र रखने में भी आप मदद करिए। खास तो सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार का एंटी नेशनल जो कंटेंट है ये बहुत आता है, और अभी हमने बहुत सारे रूल्स जारी किए हैं। तो जो भी लोग इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर आपको कोई भी देश के खिलाफ मज़कूर नज़र आता है तो उसकी कंप्लेंट आप ज़रूर जो पुलिस स्टेशन है या साइबर एजेंसीज है इनके पास करें, क्योंकि जो चाइना के और पाकिस्तान के एजेंट हमारे देश में रह के जो काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ही करनी ही चाहिए। दूसरा, एक साक्षी अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि जय हिंद। साक्षी जी, आपको भी जय हिंद। अतुल शिरोडकर जी ने बोला है कि और हम इनको मारना चाहिए। चलो, ये आपका बिल्कुल ये सही है। जगजीत चौहान जी बोल रहे हैं जय हिंद। आप सबको भी जय हिंद। आप सभी ने सबको मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस प्रकार का जो हमारा पब्लिक उद्बोधन है इसके काफ़ी सारे एपिसोड्स हम हर संडे और थर्सडे को करते हैं, और हर दिन एक नया विषय होता है। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसकी लिंक शेयर करिए, यही मैं आपको कहना चाहूँगा। तो अभी मेरे ख्याल से अभी रुकने का समय आ गया है, और हम नेक्स्ट टाइम जो मिलेंगे तो हमने हमारे सेना के कुछ अच्छे सेनानी है जिनके साथ हम एक बातचीत करेंगे। तो उसमें मैं दो या तीन के नाम बताना चाहता हूँ। एक तो मैंने अगले संडे लेफ्टिनेंट जनरल LN सिंह, ये मणिपुरी जनरल है, इनके साथ बातचीत करनी है। और ये सेना में उन्होंने 40 साल सर्विस की है, सेना के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थे, और इनके साथ वो अभी मणिपुर में स्थित है रिटायर होने के बाद। तो उनके साथ हम अगले संडे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और वो हमसे बात करना चाहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी जो मणिपुर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहुंची थी, जो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था इसके बारे में आपको पता है, तो इसके बारे में वो हमारे से बातचीत करेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल LN सिंह जो भारतीय सेना के गुप्त संगठन के चीफ थे, उनसे हम नेक्स्ट संडे बात करेंगे। इसके सिवाय हमारा एक और जिनके साथ हम बात करेंगे वो है लेफ्टिनेंट जनरल गौतम मूर्ति। ये हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है इनके ये बहुत ही होशियार है। तो अभी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है, हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इसे हम एफिशिएंट बनाना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर। तो हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे। उसके सिवाय लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो अभी दिल्ली में स्थित है। तो हम उनसे बात करेंगे। लद्दाख के अंदर बहुत सारी बातचीत हो रही है, बहुत चीज़ें हो रही है, बहुत सेना को हम वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे डिफेंसेस को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि चाइना कोई गड़बड़ करता है तो हर एक चीज़ के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे।
तो ये जो सेना के जो अलग अलग बहुत ही होशियार जो सीनियर ऑफिसर्स है, जो आजकल अलग अलग न्यूज़पेपर वगैरह में एक्टिव है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी समय आ गया है ये रोकने का। तो अभी मैं यहीं पे ये मेरा जो भाषण है यहीं पे रोकता हूँ, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करके कि जल्दी से इसे ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।